वेलकम डियर रॉकर्ड, स्वागत है आपका एलिस इन बॉर्डरलैंड के क्लाइमेक्स एपिसोड में। चलिए जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। हुडी सोचता है जहां तक व्हाइट शर्ट वाले की बात है तो वो तो झूठ ही बोलेगा, और जब मैंने उस लेडी से चिड़ी कहा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मतलब या तो ईंट है या फिर हुक्म। अब गेम में दोस्तों बड़ा रोमांच आ जाता है। टाइम खत्म होता है और सबसे पहले व्हाइट शर्ट वाला आदमी बाहर आता है और खूब हंसता है कि या मैं जीत गया। सब मारे गए। 3 सेकंड की खामोशी के बाद एक एक करके हुडी, ब्लैकमैन और ब्लू शर्ट वाला बाहर आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो गया। हुडी बाहर आते ही व्हाइट शर्ट वाले को कहता है, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तुम ही दिल के गुलाम हो। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में देखा था कि ब्लू शर्ट वाले के कहने पर तुम उसके साथ रहने को तैयार हो गए थे, और इतनी जल्दी कोई किसी से नहीं घुल मिल पाता जितना तुम घुले हो। तुमको देखकर तो लग रहा था कि तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। ब्लू शर्ट वाला भी व्हाइट शर्ट वाले से कहता है, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, मैं तो एक खूनी हूँ। ऊपर से तुम तो ऐसे जता रहे थे जैसे तुम बहुत ही स्मार्ट हो और मैं खत्म हूँ। और फिर मैंने ये देखने के लिए खेल जारी रखा। शायद तुम्हें लगा कि तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, और ऐसा कॉन्फिडेंस तो किसी खास पोजीशन में रहने वाले को ही हो सकता है, जैसे कि दिल के गुलाम को। तभी ब्लैकमैन आता है और कहता है, तुम ब्लैक लेडी से शुरू से कनेक्टेड थे। मैंने उसे उसका असली सिंबल बताया था, लेकिन तुमने उसे कंट्रोल किया हुआ था और उसको नकली बता के मरवा दिया। अब हुडी कहता है, जब मैं कैफेटेरिया में था तो मैंने देखा तुम और ब्लैक लेडी एक ही टाइम पर स्नैक्स लेने आया करते थे। वहाँ पर 4 अलग अलग कलर के स्नैक्स थे और तुमने सेट किया हुआ था कि किस सिंबल के लिए कौन सा कलर यूज करना है, और उन्हीं कलर वाले स्नैक्स से तुम एक दूसरे को सिंबल बताया करते थे। तुम दोनों ऐसे दिखाते थे जैसे तुम्हें तुम्हारे पार्टनर्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हो। अब व्हाइट शर्ट वाला कहता है कि तुम 3 कब एक साथ मिल गए। तो ब्लैकमैन कहता है, हमने तो बस एक दूसरे पे विश्वास किया है और यही गेम का असली रूल भी है। अब वो फ्लैशबैक दिखाते हैं जब ब्लैकमैन और ब्लू शर्ट मिले थे। फिर ब्लू शर्ट और ब्लैकमैन उसको एक सेल में डालते हैं और उससे कहते हैं, हमें यहाँ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बता दो। आखिरी में दोनों उसको मार देते हैं और गेम खत्म। इस तरह दिल का गुलाम भी खत्म हो जाता है। तो अब हुडी के दिल का गुलाम वाले गेम को जीतने के बाद अगले सीन में अरिज़ो और उसागी को दिखाते हैं। दोनों सड़क में लोगों को मरा हुआ देखते हैं। तभी एक कैरवन के बाहर एक आदमी घायल लेटा होता है। अरिज़ो उससे पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो बस एक ही वर्ड कहता है, जो है फिल्म। फिर ये दोनों कैरवन के अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि ये एक फोटोग्राफर था जिसने फिल्म रील में कुछ कलेक्ट किया हुआ है। अरिज़ो चेक करता है तो उन्हें वीडियो में वही आदमी दिखता है। वो आदमी वीडियो में सभी को रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसमें इन दोनों की फ्रेंड आन भी होती है। आन बात कर रही होती है कि पेड़ पौधे बहुत ही जल्दी बढ़ रहे हैं, लेकिन इस दुनिया का राज अभी तक किसी को पता नहीं चल रहा है। वो आदमी जैसे ही इस जगह पर आता है तभी इन पर फायरिंग शुरू हो जाती है और सभी लोग मरने लगते हैं। वीडियो के खत्म होते ही अरिज़ो खिड़की से बाहर देखता है तो हुकुम का बादशाह आ रहा होता है और वह फिर से फायरिंग शुरू कर देता है। इस फायरिंग में भागते भागते अरिज़ो पर किसी चीज से वार किया जाता है और इसी बीच उसागी अरिज़ो से बिछड़ जाती है। जब अरिज़ो को होश आता है तो उसके सामने एक लड़की होती है जिसके हाथ में धनुष बाण होते हैं। वो अरिज़ो को कहती है, तुम्हें वो उठाकर लेके आया है। अब जैसे ही अरिज़ो ये देखने के लिए जाता है कि वो कौन है तो पता चलता है कि ये पहले सीजन के गेम का एक खतरनाक आदमी है जो कि उस समय सभी को मार रहा था, और इसका नाम है अगुनी। वैसे तो ये भी उस समय मर गया था, लेकिन पता नहीं कैसे बचा। वैसे लगता तो है कि अब ये सुधर गया है। फिर अरिज़ो उसे बताता है कि तत्ता की गेम में मौत हो गई है, कुनी हुडी को ढूंढने गई है और अब मुझे उसागी को ढूंढना है। लेकिन अगुनी का अगला टारगेट अब हुकुम का बादशाह है, वो उसको मारना चाहता है। और अब हमें पता चलता है कि धनुष वाली लड़की का नाम है हेया। फिर उसके खेले गए गेम को दिखाते हैं। कुछ प्लेयर एक फुटबॉल ग्राउंड में खड़े होते हैं और सभी को एक फोन उठाना है। गेम का रूल यह है कि ग्राउंड के तबाह होने तक सभी को बाहर बचना है। ग्राउंड हर जगह से फटने लगता है और वहाँ पर विस्फोट होते हैं, सभी मारे जाते हैं। लेकिन अगले सीन में हेया को दिखाते हैं जो बची हुई है, लेकिन उसके पाँव में सरिया घुसा हुआ है। फिर वो जैसे तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है। वो सीधे क्लिनिक में जाती है तो वहाँ पर एक शराबी डॉक्टर होता है। वो उससे कहती है कि इस पैर को ठीक कर दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगी। वो भी तैयार हो जाता है। अगुनी भी अपने पिछले गेम की बातों को याद करता है जब वो सभी को मार रहा था। उस वक्त अरिज़ो ने उसको कहा था कि किसी भी निर्दोष को मत मारना। अब सुबह ये तीनों तैयार होते हैं और हुकुम के बादशाह को मारने के लिए निकलते हैं। ये प्लान बनाते हैं कि हम उसको एक ट्रैप में फंसाएंगे और उसको पकड़ने के लिए फ्लेयर और तार का यूज करने वाले हैं ये। फिर प्लान के अकॉर्डिंग ये सब कुछ रेडी करते हैं और रात को बारिश हो रही होती है। अरिज़ो बंदूक लेके इधर उधर देख रहा होता है और तभी हम हुकुम के बादशाह को अपनी बंदूक के साथ और नाइट विजन के साथ आता हुआ देखते हैं। वो अरिज़ो को टेंट के नीचे देख लेता है, लेकिन लगता है वो एक प्रोफेशनल सोल्जर है। वो इनके द्वारा लगाई गई तार को भी देख लेता है। वो जैसे ही अरिज़ो को निशाने पे लेता है तभी हेया धनुष से फ्लेयर चला देती है। इसी बीच अगुनी भी बादशाह पर गोली चला देता है। इन्हें तो लगता है कि इन्होंने उसको मार दिया है, लेकिन उसका सूट ब्लड प्रूफ होता है। फिर खड़े उठ के वो इन पर फायरिंग शुरू कर देता है। वो अरिज़ो के पीछे पड़ता है और मजबूरन अरिज़ो को नीचे पानी में कूदना पड़ता है। फिर बादशाह और अगुनी के बीच खतरनाक फाइट होती है, लेकिन अगुनी उसके सामने टिक नहीं पाता।
हेया भी अगुनी की मदद करने आती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर दोनों उससे छुप जाते हैं और बादशाह को लगता है कि दोनों मारे गए होंगे और वो चला जाता है। अब सुबह दिखाते हैं तो अरिजू तैरकर किनारे पहुंच चुका है। हेया और अगुनी भी बच गए हैं और वो ठीक लगते हैं। अब अरिजू देखता है कि पूरी सिटी में हर जगह पेड़ पौधे उग गए हैं। अब कुनी को दिखाते हैं तो वो हुकुम के गुलाम वाले गेम को खेल रही होती है जिसमें वो सभी को मारती है और उसमें जीत भी जाती है। अब उसागी को दिखाते हैं तो वो एक बच्चे के साथ अगला गेम खेलने जाती है और वहाँ पर उसको अरिजू भी मिल जाता है। अरिजू कहता है मुझे पता था तुम यहीं पर होंगी क्योंकि फिजिकल गेम्स तुम्हारी खासियत है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि इस गेम का नाम है चेकमेट। इसमें एक टीम हुकुम की बेगम की है और दूसरी चैलेंजर्स की। बेगम की टीम में 4 मेंबर हैं जबकि चैलेंजर्स टीम में 16 मेंबर हैं। हर टीम का एक बादशाह होगा। बेगम की टीम का बादशाह खुद बेगम है और फिर चैलेंजर्स टीम से बेगम उस छोटे बच्चे को बादशाह चुनती है। गेम्स के रूल्स ये हैं कि 16 राउंड्स तक दोनों टीमों की एक एक करके बारी आएगी। जब बेगम की टीम की बारी होगी तो वो चैलेंजर्स टीम के खिलाड़ियों को पकड़ेंगे। दोनों टीमों की पीठ पर एक बटन होगा। बेगम टीम का बटन का कलर ऑरेंज है जबकि चैलेंजर्स टीम के बटन का कलर ब्लू है। अगर बेगम टीम के खिलाड़ी चैलेंजर्स टीम के खिलाड़ी की पीठ पर लगे बटन को दबा देते हैं तो उसका कलर ब्लू से ऑरेंज हो जाएगा और फिर उस राउंड में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगले राउंड में वो बेगम की टीम से खेलेगा। ऐसे में आखिरी राउंड में जिसकी टीम में ज्यादा खिलाड़ी होंगे वो जीत जाएगा। और एक और बात, जिनको बादशाह बनाया गया है वो अपनी ही टीम में रहेगा, मतलब उसको कोई नहीं छुएगा। हर टीम को पकड़ने के लिए 5 मिनट दिए जाएंगे। जैसे 5 मिनट खत्म, उनके पकड़ने की बारी भी खत्म और भागने की शुरू हो जाएगी। हारने वाली टीम को मार दिया जाएगा और फिर गेम शुरू होता है। अरिजू और उसागी बच्चे को सेफ रखकर खेल को खेलते हैं। पहले बेगम टीम की बारी पकड़ने की है। वो 4 हैं पर बहुत ही खतरनाक है। बेगम की टीम धीरे धीरे चैलेंजर्स की टीम को ब्लू से ऑरेंज कर देती है। अब चैलेंजर्स टीम की बारी है पकड़ने की। अरिजू और उसागी प्लान बनाते हैं जिनको ऑरेंज से ब्लू कर दिया गया है, हमें फिर से उनको ब्लू करना होगा। जैसे चैलेंजर टीम का खिलाड़ी अपने खिलाड़ी को वापस ब्लू करने वाला होता है तभी बेगम उसको लात मारकर हटा देती है। यानी कि इसमें मारपीट भी चल सकती है, पर यह बात बेगम ने शुरू में नहीं बताई थी। गेम चलता रहता है और चैलेंजर्स टीम के सभी खिलाड़ी बेगम की टीम में धीरे धीरे होते रहते हैं। बेगम तो सभी को मार मार कर अपनी टीम में शामिल कर रही होती है। जो खिलाड़ी अब चैलेंजर्स टीम से बेगम की टीम में आ चुके हैं वो खिलाड़ी भी दूसरे चैलेंजर्स टीम के खिलाड़ियों को ब्लू से ऑरेंज कर देते हैं और बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि बेगम की टीम चैलेंजर्स टीम से बहुत ही आगे होती है। अब बेगम अपनी टीम वालों से कहती है कि मुझे अरिजू चाहिए, कैसे भी करके उसको ढूंढो। अब स्कोर कुछ इस तरीके से है। बेगम की टीम में 17 खिलाड़ी और चैलेंजर टीम में 3 बच्चे हैं, वो है अरिजू, उसागी और वो छोटा बच्चा। फिर बेगम और उसागी के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। बेगम उसागी को नीचे फेंक देती है लेकिन उसागी पोल को पकड़ के बच जाती है। नीचे आकर भी बेगम उसको खूब मारती है और उसका बुरा हाल कर देती है, लेकिन उसागी भी हार नहीं मानती। फिर चैलेंजर्स टीम के पकड़ने की बारी आती है तो उसागी छुपके से 3 लोगों को ऑरेंज से ब्लू कर देती है। तभी एक बूढ़ा खुद ही अरिजू के पास आता है और कहता है मुझे भी ब्लू कर दो। अब एक राउंड के बाद जब इनकी पकड़ने की बारी आती है तो ये सभी 6 के 6 बेगम की टीम के खिलाड़ियों को धीरे धीरे ऑरेंज से ब्लू कर देते हैं और इस तरह बाजी पलट जाती है और बेगम की टीम में सिर्फ बेगम ही बचती है और चैलेंजर्स टीम ये मैच जीत जाती है। फिर जीतने के बाद अरिजू बेगम से पूछता है हम कब अपने रियल वर्ल्ड में वापस जाएंगे, तो वो भी वही कहती है कि आखिरी गेम खेलने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। फिर बेगम वहाँ से नीचे कूद जाती है और ऊपर से एक लेजर उसको मार डालती है। उसके बाद अरिजू और उसागी गर्म पानी में नहाते हैं और थोड़ा इंटीमेट होते हैं। अब क्यूमी को दिखाते हैं तो वो अपने घर पर पहुंचती है और अपनी मम्मी के साथ अपनी तस्वीर को देखकर अपनी मम्मी को याद करने लगती है। और अब एक और नया खेल दिखाते हैं, ईंट के बादशाह का गेम। इसमें 5 मेंबर होते हैं। इसमें हमारा टैलेंटेड हुडी भी होता है। ईंट का बादशाह ये चश्मे वाला आदमी है और इसका नाम कुजूरियो है। वैसे दोस्तों ये गेम मैथ्स वालों को खूब पसंद आएगा, तो रूल सुन लो दोस्तों। हर किसी को 1 से 100 तक कोई भी नंबर चुनना है और पांचों के चुने गए नंबर का जो एवरेज होगा उसको 0.8 से मल्टीप्लाई करना होगा और जो नंबर निकल के आएगा उसके आसपास का नंबर उन पांचों में से जिसने भी चूज किया होगा वो जीत जाएगा। नहीं समझे तो एग्जांपल देता हूँ। सपोज पहले ने 10 सेलेक्ट किया, दूसरे ने 20, तीसरे ने 30, चौथे ने 40 और पांचवे ने 50, तो टोटल हो गया 150। इसका एवरेज निकालेंगे तो वो होगा 30। अब इसकी मल्टीप्लाई 0.8 से करेंगे तो आएगा 24। अब पांचों में से अगर जिसका नंबर भी 24 के आसपास का होगा वो जीत जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल का विनर है सेकंड वाला जिसने 20 सेलेक्ट किया था। हर राउंड के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। हर राउंड पर हारने वाले का 1 पॉइंट काट दिया जाएगा। जैसे किसी के -10 होते हैं उसके ऊपर गरम गरम तेल गिरेगा और वो मर जाएगा और आखिर तक बचे रहने वाला खिलाड़ी जीत जाएगा। साथ ही हर एक खिलाड़ी के कम होते ही एक नया नियम जोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों अब खेल शुरू करते हैं। पहले राउंड में 5 प्लेयर्स के नंबर ये हैं। इनका एवरेज है 32.8। अगर इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 26.24 और इसके सबसे नजदीक का खिलाड़ी है
खुद ईंट का बादशाह कुजुरियो। पहले राउंड के बाद टोटल स्कोर है ये। इसके बाद हर खिलाड़ी अपने ही माइंड में अलग अलग लॉजिक लगाता है। सोचते तो ऐसे हैं जैसे कि मैथ्स के बादशाह होंगे। सेकंड राउंड में पांचों के नंबर्स ये हैं, जिसका एवरेज आता है 16.6। इसको 0.8 से मल्टीप्लाई करने पर आता है 13.28 और इसके सबसे नजदीक का खिलाड़ी है एक बार फिर खुद बादशाह कुजुरियो। अब ईंट के बादशाह का पास्ट दिखाते हैं, जिसमें वो एक वकील है और सभी को जस्टिस दिलाने के लिए काफी संघर्ष करता है, लेकिन करप्ट लोगों की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब गेम यूं ही चलता रहता है और दो खिलाड़ी के -10 पॉइंट्स हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर गिरता है गरम गरम तेल और वो मर जाते हैं। अब दोनों के जाने के बाद दो नए नियम जोड़ दिए जाते हैं। पहला है, अगर 2 से ज्यादा लोग एक ही नंबर चुनते हैं तो वो इनवैलिड होगा और हर एक का 1 पॉइंट कटेगा। और दूसरा ये है कि अब से जो हर राउंड में हारेगा उसके 2 पॉइंट्स कटेंगे। तो अगला राउंड स्टार्ट होता है और तीनों बच्चे खिलाड़ी 0 ही चुनते हैं। अब क्योंकि तीनों का सेम नंबर है तो सभी का 1 पॉइंट कटता है। अब स्कोर ये है और इस बार हुडी -9 पे पहुंच गया है और अगर इस बार वो हारा तो मारा जाएगा, इसलिए उसको सोच समझकर जवाब देना होगा। लेकिन अगले राउंड में हुडी जीतता है और बाकी बचे दोनों के 2 पॉइंट्स काट दिए जाते हैं और इस बार इस लेडी के -10 पॉइंट्स हो जाते हैं। वैसे इस लेडी को हराने के लिए तो हुडी ने अलग ही लॉजिक लगाया। खैर, अगर मैं लॉजिक बताने लग गया तो आप कहोगे ये पागल ही हो गया है, इसलिए रहने देते हैं। लेडी के ऊपर भी गर्म तेल गिर जाता है और लेडी के मरने के बाद एक और नियम जोड़ दिया जाता है। वो ये है कि अगर एक खिलाड़ी 0 चुनता है और दूसरा खिलाड़ी 100, तो 100 चुनने वाले को विनर घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी गेम और भी रोमांचक हो जाता है। हुडी के हैं -9 और कुजुरियो के हैं -7। अब क्योंकि बादशाह कुजुरियो अपने पास्ट में लोगों की जान बचाने में कामयाब नहीं हो पाया था, वो हमेशा ही ऐसे किसी को तलाश कर रहा था जो गरीबों की जान बचाए, लेकिन उसको कोई ऐसा नहीं मिला। इसीलिए अगले राउंड से पहले वो हुडी से कुछ पूछता है। कहता है, अगर तुम्हारे पास 10 लाख वैक्सीन के डोजेस होंगे और दुनिया में महामारी हो तो तुम किन 10 लाख लोगों को वो वैक्सीन दोगे? हुडी भी कह देता है कि मैं पहले गरीब और अनाथ लोगों को ही बचाऊंगा और इस बात से कुजुरियो बड़ा इम्प्रेस हो जाता है। कुजुरियो हमेशा इक्वलिटी चाहता है। अब अगले राउंड के लिए हुडी खुद ही कह देता है कि मैं 100 चुन रहा हूँ, मेरी जान की कीमत है या नहीं ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। कुजुरियो भी अपने और खेले गए गेम्स को याद करता है और उसे रियलाइज होता है कि दूसरे की हेल्प करना ही जीने का बेहतरीन तरीका है और फिर अपनी परवाह किए बिना वो 0 दबा देता है और हुडी ये राउंड जीत जाता है। अगले राउंड में भी हुडी 100 चुनता है और कुजुरियो फिर से 0 चुनता है और दोबारा हुडी को जिता देता है। अब दोनों की -9 पॉइंट्स हैं, लेकिन आखिरी राउंड में भी हुडी अपना टैब खुद ही दिखा देता है कि मैं 100 चुन रहा हूँ और कह देता है कि अगर तुम 1 चुनते हो तो तुम जीत जाओगे। लेकिन कुजुरियो फिर अपने पास्ट को याद करता है, जिसमें वो एक लड़की से पूछता है, तुमने खुद की जान देकर विच बनने की मांग क्यों की? तुम्हारी वजह क्या है? वो कहती है, मेरे उसूल ही मेरी वजह है और मैं मानती हूँ कि लोगों का दिल बहुत ही खूबसूरत होता है, उनकी जान बहुत ही कीमती है और वैसे भी कभी न कभी तो मुझे मरना ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट को दिखाते हैं। कुजुरियो कहता है कि मैं नहीं जानता कि एक जान की कीमत क्या होती है, लेकिन एक फैसला तो मैं ले ही सकता हूँ और वो 0 दबा देता है और इस तरह हुडी जीत जाता है। और अब कुजुरियो कहता है कि आखिरकार मैंने फैसला कर ही लिया है कि मैं कैसे जीना चाहता हूँ। फिर उसके ऊपर भी गर्म तेल गिरता है और वो खत्म और इस तरह ईंट का बादशाह भी खत्म हो जाता है। अब दिखाते हैं कि कुनी और अन एक और कार्ड गेम खेल रहे होते हैं, तो वहीं दूसरे खिलाड़ी दूसरा कार्ड गेम खेल रहे होते हैं। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्ड गेम चल रहे होते हैं। कुनी और आन अपने गेम को जीतकर बाहर आते हैं और अब सिर्फ 2 ही कार्ड बचे हैं, हुकुम का बादशाह और दिल की बेगम। अब अरिजी को दिखाते हैं तो उसे गन और कुछ गोली मिलती है। तभी वहाँ पर हुडी भी आ जाता है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन तभी निरागी पता नहीं कहाँ से आ जाता है और हुडी पर गोली चलाता है, पर वो गोली इस तरीके से चलाता है कि उसकी जान न जाए। निरागी आके कहता है कि हम तीनों एक जैसे ही हैं, क्यों ना हम तीनों के बीच एक खेल हो जाए। निरागी हुडी को भी गन देता है और हुडी भी खेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब तीनों को एक दूसरे को मारना है, लेकिन अरिजू अनकंफर्टेबल फील करता है, वो हुडी को नहीं मारना चाहता। इसी बीच उसागी भी वहाँ पर आ जाती है। फिर निरागी उसागी पर भी गोलियां चलाता है, लेकिन वो बच जाती है। निरागी कहता है कि अगर मैं इस उसागी को मार दूं तो हम तीनों आराम से खेल खेल सकते हैं। लेकिन जैसे निरागी उसागी पर बंदूक मारता है, अरिजू भी निरागी को शूट कर देता है, लेकिन जो गोली निरागी ने चलाई थी उसको हुडी अपने पे ले लेता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। निरागी भी पूरी तरह से नहीं मरता। तभी ऊपर से हुकुम के बादशाह का प्लेन आता हुआ दिखता है, यानी कि वो भी बस आता ही होगा। वहाँ पर और भी प्लेयर्स भागकर आ जाते हैं, उनमें कुनी और आन भी होते हैं और अब ये सभी फ्रेंड्स एक और बार मिल जाते हैं। हुकुम का बादशाह सभी को गोलियों की बौछार करते हुए मारता हुआ आता है। ये सभी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। बादशाह एक बार तो आन पर गोली मारने वाला होता है,
पर तभी कुनी गाड़ी के साइड मिरर पर लात मारती है और वो सीधे जाके बादशाह पर लगता है और इस तरीके से आन को बचने का मौका मिल जाता है। तभी एक प्लेयर बादशाह को गाड़ी से उड़ा देता है और सभी सोचते हैं कि वो मर गया क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट भी होता है, लेकिन बादशाह को कुछ भी नहीं होता। अब वो अपना मास्क निकालता है तो बड़ा ही डेंजर लगता है और इसी बीच हेया भी धनुष लेके वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर अगुनी भी पहुँच जाता है। अब सभी बादशाह को हराने का एक प्लान बनाते हैं। हुडी ने कुनी को एक बम दिया था, लेकिन वो कुछ खास बम नहीं है, उन्हें बड़े धमाके के लिए गैस चाहिए। तभी उन्हें पता चलता है कि बगल में ही एक ड्रग स्टोर है, अगर वहाँ पर बादशाह को ले जाया जाए और इस बम को वहाँ पर फोड़ दिया जाए तो उसको मारा जा सकता है। फिर प्लान के मुताबिक अरिज़ु ड्रग स्टोर में पहुंच जाता है और वहाँ पर गैसेस स्प्रे करने लगता है। इसी बीच बाहर ये सभी बादशाह को मारने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो हेया और आन को बुरी तरह से मार देता है। फिर अगुनी और बादशाह के बीच खतरनाक फाइट होती है, लेकिन अगुनी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। कुनी भी अगुनी को बचाने के लिए आती है, लेकिन बादशाह कुनी के पेट में चाकू घूम देता है। उसागी के पाँव में भी वो चाकू से मार देता है। अगुनी भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। सभी जमीन पर तड़प रहे होते हैं। तभी पीछे से अरिज़ु बादशाह पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर लगती नहीं है। अब वो अरिज़ु के पीछे जाने लगता है। अरिज़ु सीधे गैस वाले कमरे में जाता है और बॉम्ब को हाथ में ले बादशाह के गेट खोलने का इंतजार करता है। पहले तो बादशाह गेट खोलने वाला होता है, लेकिन फिर नहीं खोलता। इसी बीच अगुनी बादशाह को धक्का देते हुए दरवाजे के अंदर धकेल देता है। फिर जल्दी से अरिज़ु और अगुनी बाहर कूदते हैं और इसी दौरान वो बॉम्ब पर गोली भी चला देते हैं और एक बड़ा धमाका होता है, जिसमें बादशाह खतरनाक तरीके से घायल हो जाता है। ये दोनों भी थोड़े घायल हो जाते हैं। फिर अगुनी अरिज़ु से कहता है तुम फाइनल गेम के लिए जाओ। वो सीधे उसागी के पास जाता है और दोनों फिर फाइनल गेम खेलने चले जाते हैं। लेकिन बादशाह अभी भी नहीं मरा है, पर इस बार वो खुद गन अगुनी को देता है और कहता है मुझे मार दो। वो भी उसको मार देता है। इस तरह हुकुम का बादशाह भी खत्म और अब सिर्फ बचा है दिल की बेगम। आखिरी गेम का नाम होता है कॉर्के गेम। मैंने तो ये गेम पहली बार सुना और पता नहीं इसको कैसे खेलना है, लेकिन हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। मेन बात है कि इस गेम को आधा नहीं छोड़ना है, मतलब आखिरी राउंड तक खेलना है और इसके हैं 3 राउंड। अब गेम्स के रूल को समझाने का तो दोस्तों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस गेम में हार या जीत नहीं देखी जाएगी। बस ये देखा जाएगा कि अरिज़ु तीसरे राउंड तक खेल पाता है या नहीं, मतलब गेम बीच में नहीं छोड़ना है बस। तो अब गेम शुरू होता है। तो पहला राउंड तो बेगम जीत जाती है, लेकिन दूसरे राउंड में वो बस टाइम वेस्ट कर रही होती है, क्योंकि उसे तो कैसे भी करके अरिज़ु का इंटरेस्ट गेम से निकालना है। वो बॉल से बेवजह इधर उधर मारती रहती है। जैसे तैसे करके दूसरा राउंड अरिज़ु जीत जाता है, लेकिन तीसरे राउंड से पहले बेगम कहती है हमें चाय पीनी चाहिए। इस गेम के एटिकेट में चाय पीना भी है। चाय पीते पीते अरिज़ु उससे पूछता है कि क्या इस गेम के बाद हम अपनी दुनिया में वापस जा पाएंगे या नहीं। तो बेगम उसे भ्रमित करने के लिए अलग अलग थ्योरीज बताने लगती है। कभी कहती है कि तुम सभी खिलाड़ी गहरी नींद में हो और तुम वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में गेम खेल रहे हो। कभी कहती है कि असल में न्यूक्लियर वॉर की वजह से धरती तबाह हो गई है और जो अमीर लोग बचे हैं वो धरती के नीचे हैं और ऊपर जितने भी लोग जिंदा बचे हैं वो उनको गेम खिला रहे हैं और उन पर पैसा भी लगा रहे हैं कि ये जीतेगा वो हारेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो तो बस अरिज़ु को परेशान कर रही है ताकि वो जल्दी गेम खेलना छोड़ दे। वो आगे कहती है कि ये जो तुम देख रहे हो ये एक भ्रम है। मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ और तुम मेरे पेशेंट हो। अब अरिज़ु सीधे हॉस्पिटल के रूम में है और बेगम डॉक्टर की ड्रेस में। वो कहती है मैं तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें याद है जब तुम और तुम्हारे दोनों दोस्त सड़क क्रॉस कर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। तभी से तुम सदमे में चले गए और तुम्हारी याददाश्त को वापस लाने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। उसके बगल के रूम में उसागी भी होती है। लेकिन दोस्तों आप कह रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। वैसे ये सब कुछ बेगम की वजह से ही हो रहा है। उसने अरिज़ु के दिमाग को भ्रमित कर दिया है और अरिज़ु ये सब कुछ अपने दिमाग में सोच रहा है। बेगम अरिज़ु को दवाई खाने के लिए कहती है जिससे शायद वो इस गेम को पूरा न कर पाए। तभी उसागी उसको रोकती है और अपना हाथ ही काट देती है। वैसे तो हमें लग रहा है कि उसागी इसी कमरे में है, लेकिन वो गेम की जगह में ही है और अरिज़ु भी वहीं पर है और गेम की जगह में उसागी ने अरिज़ु को नीचे गिराया होता है, क्योंकि दोस्तों ये सब कुछ तो अरिज़ु के दिमाग में चल रहा है। फिर उसागी को देखकर अरिज़ु का दिमाग काम करने लग जाता है और वो होश में आता है। अब उसका दिमाग भी इस गेम की जगह में आ गया है। उसागी ने सच में ही अपना हाथ काट दिया था। फिर वो तीसरा राउंड भी खेलते हैं जो रात तक चलता है। आखिर में बेगम जीत जाती है, लेकिन इस गेम में हार जीत नहीं देखी जानी थी, बल्कि ये देखा जाना था कि प्लेयर ने पूरे 3 राउंड खेले हैं कि नहीं। और इस तरह डायरेक्टली जीत अरिज़ु की होती है और इस तरह गेम भी खत्म हो जाता है। तभी ऊपर से लेजर लाइट आती है और बेगम खत्म। चारों तरफ पटाखे फटते हैं, लगता है दिवाली चल रही है। अब हर खिलाड़ी को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि क्या आपको इस देश का परमानेंट सिटीजन बनना है या नहीं। सबसे पहले अकुनी कहता है मुझे मंजूर नहीं। फिर हेया भी कहती है मुझे भी मंजूर नहीं। कुमी भी ना कहती है तो आन भी ना कहती है।
सिर्फ ब्लैक मैन और ब्लू शर्ट वाला आदमी ही हाँ कहते हैं कि हाँ हमें यही रहना है। हुडी भी कहता है कि मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, तुम्हारी मर्जी जो तुम दे दो। निरागी भी कहता है नहीं। अरिज़ु और उसागी भी ना कहते हैं। तो दोस्तों अब आप भी तैयार हो जाइए क्लाइमेक्स देखने के लिए। तो सीन वहीं पर आ जाता है जहाँ से ये गेम की दुनिया शुरू हुई थी। हम अरिज़ु, छोटा और करीबो को रोड क्रॉस करते हुए देखते हैं। वहाँ पर हुडी, अगुनी, आन, कुमी, ताता सभी होते हैं। अरिज़ु, करोबे और छोटा अंदर जाते हैं। तभी आसमान से कोई रॉकेट जैसी चीज उड़ती हुई आती है। सभी उसकी फोटो ले रहे होते हैं। वो सोचते हैं कि ये कुछ नई चीज है और तभी एक भयानक धमाका होता है जो ऐसे लगता है जैसे कि परमाणु बम गिर गया हो। अब कुछ समय बाद दिखाते हैं तो अरिज़ु घायल है। सभी जगह बचाव दल की टीम आ रखी है। चारों तरफ एम्बुलेंस आ रखी है। सभी उन दबे हुए लोगों को बाहर निकाल रहे होते हैं। न्यूज में बताते हैं कि टोक्यो में उल्कापिंड गिरा था जिसकी वजह से पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी है और पहचाने जा चुके लोगों में अरिज़ु, उसागी, हुडी, अगुनी, तता, हेया, कुनी मतलब ये सभी होते हैं। अब अरिज़ु को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। वो कहता है कि करोबे और छोटा दोनों मर गए, मैं ही कैसे बचा। वहाँ पर उसका भाई भी होता है जो कहता है कि तुम्हारी 1 मिनट के लिए धड़कन बंद हो चुकी थी। पूरे 1 मिनट तक तुम जिंदगी और मौत के बीच थे। लेकिन अब अरिज़ु कहता है कि 1 मिनट, मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं काफी दूर बहुत टाइम से किसी जगह में रह रहा हूँ। हुडी को दिखाते हैं तो वो भी कहता है कि हमारा 1 मिनट तक दिल काम नहीं कर रहा था। हुडी के बगल में निरागी भी होता है। यानी कि दोस्तों पूरे 2 सीजन इन्होंने जो गेम्स खेले हैं वो इसी 1 मिनट के अंदर हुआ है। वाह, खैर मुझे तो यही लग रहा है। इनके दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। अब हेया को दिखाते हैं। अगुनी भी एक रूप में होता है। वहाँ पर भी डॉक्टर वही बातें कर रहे होते हैं कि 1 मिनट तक बिना धड़कन के जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। कुनी को दिखाते हैं तो उसका भी ऑपरेशन चल रहा होता है और फिर उसको जब होश आता है तो वो अपने माँ से मिलती है। अरिज़ु उसागी से मिलता है लेकिन दोनों ऐसे बात करते हैं जैसे पहली बार मिल रहे हो क्योंकि वो रियल में नहीं मिले थे। फिर भी दोनों कहते हैं कि हाँ लगता तो है जैसे हम पहले कहीं मिले हैं पर पता नहीं कहाँ मिले हैं। फिर दोनों बाहर वॉक पर जाते हैं और आखिरी सीन में हमें ताश के पत्तों को उड़ता हुआ दिखाते हैं और आखिर में बचता है जोकर। दोस्तों अब फिल्म मेकर्स ने इस जोकर को आखिर में क्यों दिखाया, वो क्या कहना चाहते होंगे, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी यहाँ पर ये रियल गेम सीरीज खत्म होती है। मिलते हैं दोस्तों ऐसी मजेदार सीरीज के साथ, तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।